बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो MT 642 फ्लूइड मैकेनिक्स का मॉड्यूल नंबर 76 से स्टार्ट करने लगे हैं। इस वीडियो में मॉड्यूल नंबर 76 से 79 तक कवर करेंगे, जो कि मिलते जुलते सेम ही टॉपिक हैं, तो इनको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को मैं सबसे पहले आपके पास बर्नौली इक्वेशन, जो कि हमने 71 मॉड्यूल तक स्टडी कर ली है, यहाँ से हमारे पास बर्नौली इक्वेशन की आगे स्टार्ट हो रही है कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ कैन अ प्लेन फ्लाई, यानी कि जहाज़ कैसे उड़ सकती हैं। इस तरह एक और क्वेश्चन माइंड में आता है कि हमारे पास जो स्प्रे होता है वो हम जब जैसे ही बटन प्रेस करते हैं तो कैसे बाहर निकल आता है, या हमारे पास जो क्रिकेट की बॉल होती है वो कैसे स्विंग होती है। तो इस किस्म के क्वेश्चन का जो आंसर है ये हमें बर्नौली इक्वेशन देती है। ठीक है, तो इन और नेक्स्ट जितनी मॉड्यूल्स हैं ना, तो इनमें इसी का मज़ीद आगे ज़िक्र है, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन है आइडियल फ्लूइड के लिए। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आइडियल फ्लूइड कौन सा होता है। ठीक है, आइडियल फ्लूइड आपके पास ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें ज़ीरो विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी आपको पता है कि किसी भी जो फ्लूइड होता है उसमें जो वो बहता है, ठीक है, तो उसके बहने के खिलाफ जो फोर्स लगती है वो आपके पास उसकी विस्कोसिटी होती है। ठीक है, और ऐसा फ्लूइड जिसमें विस्कोसिटी ज़ीरो होती है वो आपके पास आइडियल फ्लूइड होता है। ठीक है, या इंटरनल थिकनेस भी आप कह सकते हैं फ्लूइड की, उसमें इंटरनल थिकनेस होती है, उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा फ्लूइड जिसमें विस्कोसिटी ज़ीरो होती है उसको हम क्या कहते हैं, आइडियल फ्लूइड कहते हैं। आइडियल फ्लूइड नेचुरली तो दुनिया में कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे फ्लूइड्स हैं जिनकी विस्कोसिटी बहुत बहुत माइनर सी होती है, तो उनको हम आइडियल फ्लूइड तस्वर कर लेते हैं। लेकिन नेचुरली आइडियल फ्लूइड दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। तो नेचुरल जो आइडियल फ्लूइड है उनके ऊपर एक हमारे पास एक ये वाला इक्वेशन मौजूद है, एज द स्पीड ऑफ फ्लूइड इंक्रीज द प्रेशर इन द फ्लूइड डिक्रीज। ठीक है, फ्लूइड और वेलोसिटी के दरमियान ये रिलेशन मौजूद है। ठीक है, कि जैसे ही आपके पास जो प्रेशर है ना, प्रेशर अगर इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और अगर प्रेशर आपके पास डिक्रीज़ होगा तो इससे क्या होगा कि आपके पास जो वेलोसिटी है ना, फ्लूइड की बहने की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम इस रिलेशन से P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 डिवाइडेड बाय V, इसको हम कह सकते हैं P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी प्रेशर आपके पास वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रख लेनी है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आगे भी ये जो दो तीन मॉड्यूल हैं इनमें भी ये चीज़ डिस्कस होनी है। तो इस एग्जांपल में मज़ीद इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो इस पे आप देखें, सबसे पहले हमारे पास ये एक पाइप है, इससे एक फ्लूइड बह रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अज्यूम करें कि यहाँ से इस डायरेक्शन में फ्लूइड आपके पास बह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास ये यहाँ पे देखें, इस पॉइंट में आपके पास इसका डायमीटर ज़्यादा है, तो यहाँ पर फ्लूइड ईजिली इंटर हो सकता है। ठीक है, आगे एग्जिट पॉइंट पे यहाँ पे देखें सेम डायमीटर है, तो जितना फ्लूइड वहाँ से इंटर होगा, यहाँ एंड पॉइंट पे आपके पास सेम वेलोसिटी के साथ वो फ्लूइड निकलेगा। लेकिन दरमियान में A2 वाले पॉइंट पे देखें तो आपके पास इसका डायमीटर जो है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, जैसे डायमीटर कम होगा तो अगर हमने वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है ना, वेलोसिटी एक जैसी रखनी है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, या तो अगर हम यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ ना करें ना, तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जानी है। अगर वेलोसिटी हमने कांस्टेंट रखनी है तो प्रेशर को हमने यहाँ पे इंक्रीज़ हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास प्रेशर जो है अगर हम उसको लो करें तो हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जानी है। ठीक है, तो ये चीज़ इसने लिखी हुई है कि यहाँ पे पॉइंट 1 भी आपके पास इसकी स्पीड तो कम होगी। ठीक है, इसकी स्पीड कम होगी, लो स्पीड, लोअर काइनेटिक एनर्जी और हाई प्रेशर होगा। ठीक है, पॉइंट 2 पे आप देखें इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, जब जैसे स्पीड ज़्यादा होगी तो उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अगर स्पीड को कांस्टेंट रखें तो प्रेशर जो है आपके पास इंक्रीज़ हो जाना है, तो प्रेशर को
डिक्रीज़ करने के लिए, लो प्रेशर करने के लिए हमने इसकी यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, यहाँ पे इसका वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये चीज़ इसने यहाँ पे बताई हुई है। बाकी यहाँ पे एक और एग्जांपल भी दे रहा है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे जिसमें जितनी भी रगें होती हैं, वाइंस होती हैं, उनकी यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है कि ये रेड किस्म की उसने एक आपको वाइंस दिखाई हुई है, ठीक है। तो इसमें आपके पास यहाँ पे इस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें कुछ यहाँ पे कहते हैं कि चिकनाई जम गई है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो डायमीटर है ना, यहाँ पे आपके पास कम हो गया है, तो यहाँ पे आपके पास इसका प्रेशर ज़्यादा हो जाना है। और जो जैसे ही आपके पास खून का प्रेशर ज़्यादा होता है तो आप कहते हैं आपका बीपी जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। तो बाकी इसमें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आके यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये चीज़ होने वाली है कि बर्नौली इक्वेशन की डायमेंशंस, ठीक है। तो बर्नौली इक्वेशन हमने पढ़ी थी। बर्नौली इक्वेशन हमारे पास होती है पी प्लस हाफ रो वी स्केयर प्लस रो जी एच इक्वल होती है कांस्टेंट। ये हमने बर्नौली इक्वेशन पढ़ी है। और अब यहाँ पे इसकी डायमेंशंस को देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें, इसकी डायमेंशन आपके पास सबसे पहले है रो, सेकंड इसकी है हाफ वी स्केयर और थर्ड इसकी ये है रो जी एच। तो इन तीन डायमेंशंस को ना हम इक्वली कंसिडर करेंगे, ठीक है। इक्वली कंसिडर कैसे करेंगे कि इनको एक ही सिस्टम में कन्वर्ट हम कर लेंगे और वहाँ से आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इसके लिए आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपके पास जो न्यूटन होता है ना, न्यूटन आपके पास होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपको वैसे भी पता होगा, न्यूटन हमारे पास होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मज़ीद रो और हाफ वी स्क्वायर और रो जी एच को हमने जूल पर मीटर क्यूब में हमने कैसे कन्वर्ट किया है, ये मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। अच्छा जी, देखिए हमारे पास क्या चीज़ थी, एक थी रो, एक हमारे पास था रो जी वी स्केयर और एक हमारे पास था रो जी एच। सॉरी, यहाँ पे रो नहीं था, यहाँ पे पी था, ठीक है। ये वाला पी है, ठीक है। और प्रेशर आपको पता है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने सेम लिख लिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जूल आपके पास होता है, जूल आपके पास होता है न्यूटन मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने न्यूटन के साथ मीटर बनाना है, तो हमने न्यूटन के साथ मीटर तो लिख लिया, लेकिन ये जो पर मीटर स्क्वायर है ना, तो यहाँ से हम जो जैसे इसके साथ मीटर लिखा ना, तो यहाँ से एक मीटर हमने कैंसिल भी करना पड़ेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर एक चीज़ हम ऐड करते हैं तो साथ वही सब्सट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इसकी पावर ऐड की, यहाँ से इसकी पावर सब्सट्रैक्ट कर लिए, ठीक है। सेम वही लिखा, न्यूटन मीटर पर मीटर क्यूब, ये ऐसे लिखा हुआ है। मैं आपको थोड़ा मज़ीद इसको एलबोरेट करता हूँ। ये आपके पास लिखा हुआ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और हमने बनाना है न्यूटन मीटर, तो डिवाइड में मीटर स्क्वायर है तो डिवाइड में ये मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। आई होपफुली आपको अब ये चीज़ समझ आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट देखें, ये चीज़ बन के और न्यूटन मीटर की जगह हम जूल लिख सकते हैं, साथ पर मीटर क्यूब ऐसे ही आ गया। तो ये हमारे पास पहली डायमेंशन जो है वो इसकी हमारे पास क्लियर हो गई है। नेक्स्ट देखें, हमारे पास सेकंड है रो वी स्क्वायर और रो की हमारे पास डायमेंशन होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी हमारे पास होती है ना, डेंसिटी हमारे पास होती है किसी भी मतलब कि हुजम होता है, उर्दू में इसको बोलते हैं। और ये आपके पास होता है कि आपके पास कितना वज़न है एक आपके पास जो पर क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ गया और वी आपके पास है वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी आपको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, यहाँ पे लिख लिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास रो की आ गई और ये आपके पास वेलोसिटी की आ गई। तो यहाँ से देखिए किलोग्राम सेम वैसे ही आ गया, ठीक है। और यहाँ पे एम क्यूब था ना और यहाँ पे एम स्क्वायर है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास एम की पावर -1 आ गया, ठीक है। -3 से -2 पावर ख़त्म हुई है, सॉरी 2 पावर ख़त्म हुई है, तो -1 बच गया। 7 मीटर सेकंड स्क्वायर ऐसे ही आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई होगी आप होपफुली आपको। नेक्स्ट देखें, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने बनाना है, क्योंकि इसको कन्वर्ट करने के लिए न्यूटन के लिए, और न्यूटन आपको पता है, न्यूटन आपके पास होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो किलोग्राम ये आपके पास है, पर सेकंड स्क्वायर भी है, यहाँ पे साथ जस्ट मीटर बनाना है, तो किलोग्राम की यहाँ पे मीटर ऐड किया, तो यहाँ से पहले पावर -1 थी, तो यहाँ इसीलिए पावर -2 हो जाएगी, ठीक है। तो इस सारे की जगह हम न्यूटन लिख सकते हैं, साथ पर मीटर स्क्वायर ऐसे ही आ गया,
ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो न्यूटन मीटर आपके पास जूल होता है, तो यहाँ पे एक मीटर ऐड किया तो यहाँ से पहले -2 थी, यहाँ -3 हो जाएगी, ठीक है। तो न्यूटन मीटर की जगह हम जूल लिख लिया और साथ मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब ऐसे ही आ गया, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन हमारे पास जूल पर मीटर क्यूब में आ गई है। नेक्स्ट थिंग हमारे पास है रो जी एच। तो रो की हमारे पास ये वाली डायमेंशन आ गई। जी आपको पता है एज वेलोसिटी होती है, ये हमारे पास आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एच हमारे पास हाइट होती है जिसकी डायमेंशन हमारे पास मीटर होती है, ये इसकी जगह एम लिख लिया। तो यहाँ से हमने किलोग्राम, ये पहले वाला किलोग्राम, ठीक है, मीटर ये वाले मीटर ले लिए, यहाँ पे ले आए, ठीक है। ये वाला उसकी जगह आप इसको अज्यूम करें कि हम ये वाली सारी डायमेंशन किलोग्राम के साथ ले आए, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने ऐसे लिख लिया। ये वाला जो मीटर था, ये वाला मीटर, इसको और पर मीटर क्यूब इसको हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसके की जगह हम न्यूटन लिख सकते हैं। ये साथ मीटर और पर मीटर क्यूब ऐसे ही आ गया। तो अब आपको पता है न्यूटन मीटर आपके पास जूल होता है और पर मीटर क्यूब आपके पास ऐसे ही आ गया। तो अब देखिए तीनों डायमेंशन जो है आपके पास जूल पर मीटर क्यूब में आ गई हैं, ठीक है। तो आपने अन्य डाउट्स भी देखें तो यहाँ भी सेम चीज़ लिखी हुई है कि तीनों डायमेंशन आपके पास जूल पर मीटर में है। तो ईच टर्म जो आपके पास एनर्जी वॉल्यूम या एनर्जी डेंसिटी की शक्ल में ले सकती है, ठीक है। जूल आपके पास एनर्जी होता है और मीटर क्यूब आपके पास वॉल्यूम होता है। तो इसके लिए हम ईच डायमेंशन ऑफ जो आपके पास है बर्नौली इक्वेशन, ये आपके पास एनर्जी पर वॉल्यूम आ गई है। यहाँ पे आपके पास ये जो टर्म्स हैं हाफ वी स्क्वायर रो जी एच और पी, ये क्या की चीज़ें हैं। हाफ वी स्क्वायर आपको पता है ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है, इसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड, ठीक है। जस्ट आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड। रो जी एच आपको पता है ये क्यों होती है, ये आपके पास फ्लूइड की लोकेशन की वजह से होती है। कितनी ज़्यादा हाइट पे होगा तो इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू होगी, ठीक है। और जस्ट ये जो आपके पास पी है ये आपके पास इंटरनल प्रेशर है, फ्लूइड की वजह के अंदर जो इंटरनल प्रेशर है वो चीज़ है। तो हमें इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि आपके पास एरोप्लेन कैसे हवा में उड़ते हैं या आपके पास परिंदे कैसे हवा में उड़ते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन का जवाब मिल गया कि ये आपके पास बर्नौली इक्वेशन की वजह से मिलते हैं। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक 72 है, जहाँ पे आपके पास है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन कि ये आपके पास एरोप्लेन के ऊपर कैसे इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पे आपने बर्नौली इक्वेशन लिखी, ठीक है, रो पी डिवाइड बाई रो प्लस हाफ वी स्क्वायर प्लस जी एच, ठीक है। जस्ट यहाँ पे रो को, यहाँ भी रो था यहाँ भी रो था, इसको डिवाइड किया तीनों के साथ, तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब हमारे पास है कि हमारे पास एरोप्लेन कैसे हवा में उड़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर गूगल बड़ी सिंपल से देता है। फॉर एग्जांपल इफ़ द एयर फ्लोइंग पास द टॉप सरफेस ऑफ एयरक्राफ्ट, अगर एयरक्राफ्ट के टॉप पे एयरक्राफ्ट की आपके पास जो विंग्स होता है ना, उसका जो पर होता है, सिंपल आप उसको कह रहे हैं, उसकी ये अगर आपके पास पर है ना एक सिंपल सा, तो इसके ऊपर अगर जो एयर है ना और एक नीचे है, ठीक है। अगर ये क्या कह रहा है, एयरक्राफ्ट मूविंग इज़ फास्टर देन एयरक्राफ्ट पास बिलो सरफेस, अगर ऊपर वाली जो हवा गुजर रही है वो आपके पास ज़्यादा स्पीड से गुजर रही है नीचे वाली हवा की निस्बत, तो आपके पास क्या होगा, प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द विंग्स विल बी लोअर अबव एंड देन बिलो। ऊपर आपके पास जो प्रेशर होगा वो आपके पास लो हो जाएगा, विंग्स के ऊपर जो प्रेशर है ये आपके पास लो हो जाएगा, जिसकी वजह से विंग आपके पास ऊपर की तरफ मूव करेंगे और इस तरह ये हवा में उड़ सकते हैं। इसकी सिंपल से ये वाली मिसाल ले लें, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपके पास जो जहाज़ है ना ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब देखें एक यहाँ से एयर आ रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में आगे से एयर आ रही है, तो जो एयर ऊपर से होके इस डायरेक्शन से गुजरेगी, ठीक है, इसका आप देखें इस जगह पे आके प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एयर ने ऐसे जाना था, तो यहाँ जाते जाते अगर एयर यहाँ जाती है तो यहाँ पे खिलाफ बन जाता है इस जगह पे, तो इस जगह को पूरा करने के लिए यहाँ पे जो प्रेशर है ना वो कम हो जाएगा। तो इस प्रेशर को या तो ये जो एयर आ रही है या तो ये एयर नीचे आके फिल करेगी या ये एरोप्लेन ये ऊपर जाके फिल करेगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे आपके पास प्रेशर कम हो जाता है। और नीचे देखें, ये जो नीचे जा रही है
सेम जा रही है, ठीक है। अब यहाँ से जो एयर जा रही थी वो वाली भी एयर थी, और यहाँ से जो घूम के आई वो भी एयर थी। तो इस वजह से यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो गया है। यहाँ से प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से अब क्या होगा कि यहाँ से भी एक फोर्स आपके पास ऊपर की तरफ जाएगी, और एक फोर्स यहाँ से भी ऊपर की तरफ इस खिला को पुर करने के लिए जाएगी, ठीक है। तो होगा क्या कि इस सूरत में आपका जो विंग्स है ना वो ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। यहाँ से देखें, ठीक है, ऊपर आपके पास प्रेशर कम हो गया, नीचे प्रेशर ज़्यादा हो गया है। अब नीचे प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से नीचे वाली जो फोर्स है ना वो आपके पास ऊपर की तरफ धकेलेगी, और ऊपर प्रेशर कम होने की वजह से ना इस जगह पे अब आपके पास प्रेशर कम है, तो ये विंग्स भी ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर कम है। तो इसलिए विंग्स जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब एयर आपके पास इस तरफ जा रही है और विंग इस तरफ जा रहा है, ठीक है। आई होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे डिफ़ाइन की गई है, लेकिन मैंने आपको गूगल से इमेज लेके थोड़ा सा मज़ीद क्लियर करने की कोशिश की है। यहाँ से आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपके पास एयर प्लेन के ऊपर 4 किस्म की फ़ोर्स अप्लाई हो रही होती हैं। एक नीचे की तरफ जो कि ग्रेविटी होती है, ये तो आपको पता होगा। एक ऊपर की तरफ लिफ्ट फोर्स अप्लाई हो रही होती है, ठीक है। और एक जिस तरफ जहाज़ मूव कर रहा होता है वहाँ उस तरफ आपके पास थ्रस्ट फोर्स अप्लाई हो रही होती है, और एक जिस तरफ से जहाज़ आ रहा होता है उस डायरेक्शन में आपके पास डायरेक्ट फोर्स अप्लाई हो रही होती है। ये 4 फोर्स आपने याद रखनी है, ये आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास 78 के बर्नौली इक्वेशंस की एप्लीकेशंस ये हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ठीक है, आप कह लें एक बर्तन ही कह लें। तो यहाँ से आप देखें, अगर उसमें एक फ्लूइड ऐसा है जिसकी वेलोसिटी 0 है और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो आपके पास प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा हो गया है तो आपके पास प्रेशर भी कम हो जाएगा। अगेन से उतना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया तो उतना ही प्रेशर मज़ीद बन जाएगा। लेकिन ये बात है, हमारे पास ऐसा फ्लूइड जिसमें वेलोसिटी नहीं है, सॉरी विस्कोसिटी नहीं है। अब ऐसा फ्लूइड लें इन जनरल, जैसे हमारे पास पानी है जिसमें विस्कोसिटी भी होती है, तो विस्कोसिटी की वजह से वैसे भी उसकी वेलोसिटी जो है वो कम होती जाती है। अब ये वाला देखें, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया में जैसे जैसे आगे फ्लूइड मूव करता है, पहले इसकी इतना था क्या कहते हैं प्रेशर, अब इसका प्रेशर थोड़ा कम होकर इतना हो रहा है क्या आगे सेम आपके पास इतनी ही उसके पास एरिया है, प्रेशर इतना रह गया, यहाँ पे आके इतना प्रेशर रह गया है, ठीक है। तो प्रेशर दो तरह से डिक्रीज़ हो रहा है। एक तो अगर आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो रहा है तब भी आपके पास प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। सेकेंडली, अगर आपके पास विस्कोसिटी की वजह से जितना फ्लूइड मूव हो रहा है ना उसकी वजह से भी आपके पास विस्कोसिटी की वजह से प्रेशर आपके पास डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ भी ये चीज़ लिखी हुई है कि विस्कोसिटी होती है आपके पास, विस्कोसिटी की वजह से आपके पास फ्रैक्शन बनती है, ठीक है। फ्रैक्शन की वजह से आपके पास एनर्जी लॉस होती है और हीट होती है। इसकी वजह से आपके पास क्या होता है, इंटरनल एनर्जी ऑफ फ्लूइड कम आती है, जिसकी वजह से आपका जो फ्लूइड का टेम्परेचर है ना वो आपके पास हैवी हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि जैसे जो पानी बह रहा होता है ना सर्दियों में भी, हालांकि वो पानी तो ग्लेशियर से आता है, ग्लेशियर से उस पानी को ठंडा होना चाहिए, लेकिन बहने वाला पानी गर्म होता है। तो इसी सारे अमल की वजह से वो सारा उसका जो प्रेशर है ना उसका जो टेम्परेचर है ना वो ज़्यादा रहता है। अब नेक्स्ट इसने एक एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास एक जार है उसमें एक पानी है, ठीक है। इसने लिए हुआ है कि ऐसा फ्लूइड जिसमें आपके पास विस्कोसिटी नहीं है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपके पास इसने P2 लिया, नीचे वाला पॉइंट इसने P1 लिया, यहाँ पे इसने Y2 हाइट ली, यहाँ पे इसने Y1 हाइट ली, ठीक है, ठीक है। और ये टोटल हाइट आपके पास आ गई Y1 माइनस Y2, ठीक है। तो इसको मज़ीद इसने एलबोरेट किया है कि अगर यहाँ पे इसके पास एक होल है तो यहाँ पे आपके पास इसकी वेलोसिटी कैसे होनी चाहिए। तो सिंपल यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन ली है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GV2 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कहता है कि अगर आपके पास पॉइंट नंबर 2 पे एक होल हो, ठीक है, तो आपके पास V1 इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। ये V1 इक्वल आपके पास 0 हो जाएगा क्योंकि ये आप ऐसा फ्लूइड ले रहे हैं जिसमें आपके पास विस्कोसिटी नहीं है। सेकंड ये क्या कह रहा है कि जस्ट इसके ऊपर आपके पास एक ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, बाकी किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। तो इसलिए जो प्रेशर
इस पॉइंट पे होगा, सेम वही प्रेशर इस पॉइंट पे भी होगा। तो इसलिए P1 इक्वल इसने ली है P2 के। अगर P1 इक्वल P2 के लेंगे तो ये दोनों टर्म तो यहाँ से वैसे ही ख़त्म हो जानी है। ये दोनों टर्म्स ख़त्म हो गई हैं, तो बाकी आपके पास इक्वेशन बची है ये वाली, ठीक है। इस इक्वेशन को मज़ीद मैंने यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखें रो G1 आपके पास इक्वल आ गई है। अब ये यहाँ पे आपने मिस्टेक अक्सर बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना। यहाँ पे ये टू डायरेक्ट यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरीके से गलत होगा। पहले आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम जैसे ही आप ले गए ये आपके पास आ जाएगा रो GY1 इक्वल आ गया P2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 इन्वॉल्व होगा क्योंकि एलसीएम लिया है, तो यहाँ पे इसलिए 2 आएगा। तो 2 रो G2 होल डिवाइडेड बाई 2। अब होल डिवाइड बाई 2 है, आप 2 को दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इस टर्म में 2 को दूसरी साइड पे चला गया, बाकी सेम वही इक्वेशन है, ठीक है। अब तीनों टर्म में देखें, एक हमारे पास रो आ रही है, रो को मैंने स्मॉल p से लिखा हुआ है, तो p इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तीनों टर्म से कैंसिल हो गई। तो नेक्स्ट ये नीचे वाली लाइन आ गई है, ठीक है। अब यहाँ से हम V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। V2 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है 2GY2 आपके पास दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो गया है। तो 2G को आप अगर कॉमन लें तो आप जस्ट आपके पास Y1 माइनस Y2 आ जाता है, और Y1 माइनस Y2 आपके पास हाइट है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2GH, ठीक है। तो V की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों तरफ हम अंडर रूट लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास V की वैल्यू आ जाएगी 2GH अंडर रूट 2GH। ये इसको हम बोलते हैं टेरिसेली फार्मूला। तो ये आपने इसका नाम भी याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपके पास क्या रहेगी, आपके पास सेम वही फार्मूला है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हवा से नीचे फेंकें तो सेम वही वेलोसिटी इसकी भी आ रही है। नेक्स्ट आपके पास एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन 4। तो यहाँ भी आपके पास क्या कह रहा है कि अगर आपके पास ये एक ठीक है फ्लूइड जा रहा है और दरमियान में आपके पास एक हैवी ऑब्जेक्ट है, वो भी आपके पास फ्लूइड की साथ मूव हो रहा है। तो यहाँ पे अगर कह रहा है अगर आपके पास एक आइडियल फ्लूइड है जिसमें विस्कोसिटी ज़ीरो है, तो अगर विस्कोसिटी ज़ीरो है तो ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं पड़े रहेगा। जो लहर आएगी यहाँ से घूम के यहाँ से होकर ऐसे चली जाएगी, ठीक है। लहरें ऐसी चलती रहेंगी क्योंकि विस्कोसिटी तो है नहीं, तो इसलिए लहरों ने साइड से होकर गुजर जाना है और फ्लूइड को टच ही नहीं करना, ठीक है। सॉरी जो पार्ट है आपके पास ये हैवी ऑब्जेक्ट है उसको टच ही नहीं करना, और ऐसी कैसी वो चलती जाएंगी, ना उनकी वेलोसिटी कम हो गई ना उनको प्रेशर के ऊपर कोई फ़र्क आएगा, बस ऐसी वो गुजरती जाएंगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। बाकी अब कह रहा है कि अगर आपके पास जो बॉल होती है क्रिकेट बॉल, वो स्विंग क्यों करती है, तो सेम वही फार्मूला आपके पास है कि जैसे एयरप्लेन के बैक साइड ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, तो यहाँ पे देखें बॉल आपके पास इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, बॉल इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ से आपके पास एयर इस डायरेक्शन में होगी, एयर क्योंकि उसकी अपोजिट आएगी। बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है, जैसे आप देखें ज्यूम करें बॉल आप हाथ से छोड़ते हैं आगे जा रही है, जैसे जैसे बॉल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ना, तो उसके जो बैक साइड पे जो एरिया आता है ना, यहाँ पे आपके पास प्रेशर जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ से प्रेशर बहुत कम होने की वजह से यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि बॉल आपका स्विंग होता है। तो जैसे इसका सिंपल से यही आंसर है कि बॉल के बैक एंड पे प्रेशर कम होने की वजह से आपका बॉल जो है वो स्विंग करता है। तो यहाँ तक थे मॉड्यूल 79। मैंने आपकी पूरी कोशिश की, आई होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, और काइंडली लाजमी साथ बताया करें कि आपको वीडियो कैसे लगी। अच्छी लगी है तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मॉड्यूल नंबर 80 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।